हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज मैं आपको क्लास 12 का मैग्नेटिज्म एंड मैटर का टॉपिक ससेप्टिबिलिटी या जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी समझाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट, हमने अभी तक आपका मैग्नेटिक परमेबिलिटी पढ़ा था, ठीक है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी पढ़ा था। अब हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी समझेंगे। सो बेसिकली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस का, जो भी आपका मैटर है, ठीक है, जो भी आपका मैटर है वो कितना मैग्नेटाइज हो जाएगा जब उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी आपने किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है, सो आपने उसे रखा और फिर उस पे फील्ड अप्लाई की, तो उसका उसके प्रति रिस्पॉन्स क्या था, यानी उसने किस तरीके से उसके प्रति एक्ट किया, उसे हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। तो जो आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के जो आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन से होता है। जो उसके अंदर एटम्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके, और न्यूक्लियाई यानी जो उसका न्यूक्लियस होता है उसके इंटरेक्शन से होता है। किसके साथ? विद द अप्लाइड फील्ड, जो आपने उसमें फील्ड डाली है। जैसे कोई सब्सटेंस है, सपोज आपके पास कोई सब्सटेंस है, जैसे आपके पास कोई सब्सटेंस है, सपोज आपका ये एक सब्सटेंस है, ठीक है। सो हमने क्या किया, इस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। सो ये आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। सो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से गुजरेंगी इस मैटर पे या इस सब्सटेंस पे। अब जो ये सब्सटेंस है आपका, ओके, जो आपका ये सब्सटेंस है, जो आपका ये सब्सटेंस है, जो यहाँ पे ये सब्सटेंस है, ये इसके जो एटम्स हैं, ठीक है, ये बहुत आपको पता होगा कि ये बहुत सारे एटम से मिलके बना है, जिसमें एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसके अपने अपने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होंगे। सो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका इंटरेक्शन किसके साथ, जो हमने इसमें फील्ड अप्लाई की, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड अप्लाई की, उससे उसकी वजह से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट, जो इसका मेजरमेंट है कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो कितना ससेप्टेबल होगा मैग्नेटिक फील्ड में, यानी उस सब्सटेंस पे, जो वो सब्सटेंस है उस पे मैग्नेटाइजेशन का या उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, जो हम उसे मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं ना, उस पे डिपेंड करता है। इसको हम काई से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं काई। सो अभी हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की एक जनरल डेफिनेशन पढ़ी या एक कॉमन कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब हम इसका फॉर्मूला समझेंगे कि एक्चुअली हम इसे किस तरीके से न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली लिखते हैं। तो जो आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है वो रेशियो होता है मैग्नेटाइजेशन का, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन का रेशियो होता है किसके साथ? टू द अप्लाइड फील्ड इंटेंसिटी, ओके। सो आपका जो मैग्नेटाइजेशन है, जिसे हम M या फिर आप इसे I से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये विद आपका H यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब हमें ये पता है जो आपका जो मैग्नेटाइजेशन होता है उसकी
यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। और हमें ये पता है जो आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है उसकी भी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। सो जब हम इसमें यूनिट रखेंगे सो इसकी जो यूनिट होगी, जो आपकी जीटा है उसकी जो यूनिट होगी वो कैंसिल, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों की एम की और एच की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो सेम है। सो इस वजह से क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे दोनों। सो आपका जो जीटा होता है, ओके, सो जो आपका ये काई जो होता है वो एक यूनिटलेस या बोल सकते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशन नहीं होती है, वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है मैटर की। इनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने कल समझे थे, हम आज उसके आगे और समझेंगे। सो हमारी पहली प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जो जिस पे डिपेंड करती है, पहली प्रॉपर्टी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी जिसे हम I या फिर M से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसे हम I या M से डिनोट करते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि ये इक्वल होता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, और इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर पर मीटर होती है। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। सो इसका जनरल फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू NI, जिसमें N जो होता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स, जो आपके सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसको डिनोट करता है, और I जो होता है वो आपने कितनी करंट इससे फ्लो करवाई, सो उस पे डिपेंड करता है। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसे आप H बोलते हैं वो H इक्वल्स टू NI होता है। नेक्स्ट हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो हमने अभी पढ़ा, जिसे हम काई से डिनोट करते हैं, जिसे हम काई से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो जो इक्वल होता है आपका M या फिर जिसे आप I बोलते हैं अपॉन H, ओके। तो हमने अभी तक ये पढ़ा था। अब हम बात करेंगे रिटेंटिविटी कि रिटेंटिविटी आखिर होती क्या है, इसका मतलब क्या है। बेसिकली रिटेंटिविटी का मतलब होता है कि सपोज जैसे हमने पहले लिया, हमने एक सैंपल लिया, कोई एक सब्सटेंस ले लिया, ठीक है, कोई भी एक सब्सटेंस ले लिया और उसे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, और आपने क्या किया, इस सब्सटेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डाली, ठीक है, आपने इस सब्सटेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डाली। सो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ये आपका सब्सटेंस है, इसमें बहुत सारे एटम्स है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस है, उन पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, इफेक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो ये आपका सब्सटेंस है, जो आपका ये सब्सटेंस है, जो आपका ये सब्सटेंस है, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर एक्वायर करेगा, उसमें अपने जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके जो एटम मॉलिक्यूल्स है, उनमें चेंजेस करेगा, जिस वजह से ऐसे हो जाता है कि जब आप इसको, यानी आप जो आपके ये क्या बोलते हैं इसको, आपके जो मैग्नेट्स है, अगर आप उनको हटा देते हो
तभी भी जो ये आपका सब्सटेंस है, ये मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर रह जाती है। यानी जिस जगह ये इसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिस तरीके से रिएक्ट करे थे जब हमने इसमें फील्ड डाली थी, वो वैसे ही रह जाते हैं और वो अपने अंदर मैग्नेटाइजेशन को एक्वायर कर देते हैं, यानी वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। जैसे कई बार हम जो ब्लेड होती है, जो नॉर्मल ब्लेड होती है, उसको जब उसके मैटर को हम जब रब करते हैं किसी मैग्नेट के साथ, तो उसके अंदर भी एक मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी आ जाती है थोड़ी देर के लिए। सो जो इसका फीचर, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, जो इसकी विशेषता है, इसको हम रिटेंटिविटी कहते हैं। इसको हम रिटेंटिविटी कहते हैं, यानी ये रिटेंशन कर लिया, इसने अपने अंदर ले लिया। अब हम कोएर्सिविटी की बात करते हैं। सो कोएर्सिविटी क्या होता है? सो बेसिकली कोएर्सिविटी ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी सब्सटेंस की, ठीक है। जैसे ये किसी सब्सटेंस की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। जैसे ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, तो ये किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है, ठीक है, ये हमने जैसे हमने पहले दिया था मैग्नेटिक फील्ड दिया इस सब्सटेंस को। सो जब हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड दिया तो इसकी जो खुद की मैग्नेटाइजेशन है वो खत्म नहीं होती है। इसका बेसिक मतलब है कि जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड देते हैं किसी सब्सटेंस में, तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है तो उसकी जो पहले से खुद की जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है या मैग्नेटाइजेशन जो उसकी बॉडी में है, उस सब्सटेंस में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मैग्नेटाइज नहीं होती है या डीमैग्नेटाइज नहीं होती है, ठीक है। सो ये आपका कोएर्सिविटी होती है। इसकी जो एसआई यूनिट है वो ओएस्टर होती है। इसकी जो एसआई यूनिट है वो ओएस्टेड, या आप इसे कह सकते हैं एम्पियर पर मीटर होती है। ठीक है, आई होप आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज समझ में आए होंगे। अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर। सो जो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उसमें हम सबसे पहले डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, हमने एक डायमैग्नेटिक मटेरियल लिया है। इसको हमने एक नॉर्थ और आपका जो साउथ है, नॉर्थ और साउथ है, ये क्या है आपके मैग्नेट्स हैं, इनके बीच में रखा है और मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई की। तो जब हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो हमने ये देखा, ये ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो आपका डायमैग्नेटिक स्पेसिमेन है, ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उससे पास नहीं होती है, बल्कि उसके ऊपर और नीचे से निकल जाती है, यानी उससे मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होती है। इससे हमें ये पता चला कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब अपने से दूर भगाते हैं। सो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड को। नेक्स्ट, पोजेसेस एंगुलर मोमेंटम। तो जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो बेसिकली हम इसके इलेक्ट्रॉन्स के एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। यानी जो आपके पास ये स्पेसिमेन है, या जिसे आप डायमैग्नेटिक मटेरियल बोल रहे हैं, जो ये आपके पास डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस है, ठीक है। सो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं किसके? न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, वो घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। सो जब वो घूमते हैं तो उनके पास क्या होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।
हर एक जो एटम है उसमें जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। सो इनके जो एटम्स होते हैं उनके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, लेकिन जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो इनका एटॉमिक डायपोल होता है, ठीक है, जो एटॉमिक डायपोल होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो एटॉमिक डायपोल होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिस कारण से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। सो एक क्या होगा, जैसे आपका एक ये क्लॉकवाइज हो गया, दूसरा आपका कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, जिस वजह से जो ये क्या करते हैं, एटॉमिक डायपोल मोमेंट कैंसिल कर देते हैं। सो इनका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इसका जीरो हो जाता है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इनका जीरो हो जाता है इस स्पेसिमेन का। सो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उन पे अपनी कोई मैग्नेटाइजिंग नहीं होती है, मतलब उसमें मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। सो बेसिकली उनमें मैग्नेटाइजेशन अपना खुद का होता नहीं है। लेकिन जब हम उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते, हमने क्या किया, जैसे हमने पिछली फिगर में देखो, इसमें देखा था कि हमने इसमें मैग्नेटाइजेशन इसे दिया। सो इसी तरीके से जब हम इसमें एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे, सो इसमें क्या हो जाएगा, डायपोल्स बन जाएंगे, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा कि जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे एटॉमिक डायपोल नहीं होता है इनमें, तो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक मोमेंट है नहीं है, ठीक है। तो मतलब इनमें अपनी कुछ मैग्नेटाइजेशन नहीं है। लेकिन जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो डायपोल होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, वो इंड्यूस हो जाते हैं। सो हमें ये पता चलता है कि जब हम इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो क्या होता है, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो आता है इसमें, वो बहुत कम क्वांटिटी में आ जाता है, आता है, उससे पहले नहीं था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं था। हमने पहले पढ़ा रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो, पहले क्या था, मैग्नेटिक डायपोल नहीं था। लेकिन बाद में जब हमने उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो उसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया, थोड़ी सी क्वांटिटी में आ गया, जो कि क्या था, ऑपोजिट था किसके, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, यानी जो हमने H अप्लाई किया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो प्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में था। अब इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम समझेंगे, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I, या जिसे हम M भी कहते हैं, जिसे हम नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं। सो उसका ग्राफ है ये, किसके साथ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो आपकी H है, जो आपने इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, जैसे आप पीछे देख सकते हैं हमने क्या किया, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। सो इसके साथ जो आपका I यानी मैग्नेटाइजेशन है उसका ग्राफ है। सो हमें ये पता चलता है जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है जिसे हम I या M से डिनोट करते हैं, ठीक है, वो बहुत ही कम होती है, बहुत कम होती है, नेगेटिव होती है, यानी नेगेटिव होती है, मतलब नेगेटिव में आती है, जीरो से नीचे होती है, और वो प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के। क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होती है, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि जो ग्राफ है H वर्सेस I वो कैसा गया आपका, एक स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्लोप में स्ट्रेट लाइन इस तरीके से गया, ये आप देख सकते हैं, ये आपका ग्राफ गया। तो इससे हमें ये पता चला कि जैसे जैसे आपने मैग्नेटिक जो आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है
जो आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई की, जैसे जैसे वो बढ़ेगी, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, वो बढ़ेगी। आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हमने यहाँ पे जो आपने H है वो बढ़ाया, हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाई, वैसे वैसे जो मैग्नेटाइजिंग की इंटेंसिटी है वो क्या हुई, वो भी उसके साथ साथ बढ़ी, या फिर वो भी उसके साथ घटी। सो बेसिकली ये नेगेटिव में है, क्वांटिटी तो बढ़ रही है लेकिन क्या है, ये नेगेटिव में है। इस वजह से इसका ग्राफ डाउनवर्ड्स किया, यानी ये जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, हम इसको बढ़ा रहे हैं, तो ये भी उसी के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। हमने अभी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ी, जिसे हम काई से डिनोट करते हैं या कायम से डिनोट करते हैं। सो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है इन सब्सटेंस की, यानी मैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो स्मॉल यानी छोटी और नेगेटिव में होती है। ठीक है, और इसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो 1 से कम होता है। यूनिट मतलब 1, यूनिट इसे कम होता है, 1 से कम होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है, आप ये क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी है। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं B/B0। ठीक है, सो जो हमने मैग्नेटिक फील्ड, हमने जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड डाली थी, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से चली गई थी। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, और वो कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से चली गई थी। सो हमें ये पता चलता है कि जो आपकी B है, जो आपका B है वो कम है, सॉरी, जो आपका B है वो कम है एज कंपेयर टू B0। B0 से छोटा है, B0 से छोटा है। B0 मतलब आप वैक्यूम की बात करें कि वैक्यूम में फील्ड कैसी थी, यहाँ पे आप उस मटेरियल की बात कर रहे हैं, B में आप मटेरियल की बात कर रहे हैं कि उस मटेरियल में फील्ड कैसी थी। तो हमें ये पता है कि जो B होता है, यानी इस सब्सटेंस में, जो ये सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में जो B होगा वो कम है, क्योंकि यहाँ से फील्ड पास नहीं होती है, ये रिपेल कर देता है मैग्नेटिक फील्ड को। सो इस वजह से यहाँ B क्या हो गया, कम हो गया एज कंपेयर टू B0। B0 मतलब जब हमने इसमें कोई स्पेसिमेन नहीं रखा है, वैक्यूम की बात की। ठीक है, सो हमें ये पता चला इससे। अब जब हमें ये पता चला कि जब हमें ये पता चला कि जो B है वो कम है B0 से, सो हम क्या करेंगे, हम ये समझेंगे कि अब इसका रिलेशन जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से कैसे आया। तो हमें इससे पता चला कि ये 1 से कम है। ठीक है, मतलब कम होता है ये एज कंपेयर टू B0, जो कि आपका वैक्यूम में होता है। अब हमें पता है कि म्यू आर, जो आपका रिलेटिव परमेबिलिटी है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई। ठीक है, हमें ये पता है कि ये 1 प्लस काई होता है। सो जो हमारा B है, जो हमारा म्यू आर है लेस देन 1। ठीक है, हमें ये पता है कि जो म्यू आर है वो लेस देन 1 है, इससे पता है हमें, ये पता है। ठीक है, जो हमारा म्यू आर लेस देन 1 होगा, यानी ये 1 से छोटा है। सो ये क्वांटिटी 1 से छोटी कब होगी, जब हम ऐसी क्वांटिटी को 1 से माइनस करेंगे जो 1 से छोटी होगी, तभी तो ये 1 से कम आएगा। मतलब कि हम जो भी इसमें ऐड कर रहे हैं वो नेगेटिव फॉर्म में होगा। वो किस में होगा, नेगेटिव फॉर्म में होगा। 1 से छोटी होगी मतलब नेगेटिव फॉर्म में होगी। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो म्यू आर है वो अगर लेस देन 1 है, सो जो इसकी वैल्यू होगी वो भी 1 से कम होगी। काई की वैल्यू होगी वो भी 1 से कम होगी।
और 1 से कम होगी और वो नेगेटिव होगी, क्योंकि अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे, सपोज हम सोचते काई की वैल्यू 1 है, तो ये μr2 हो गया, मतलब ये तो इसको वैलिड नहीं कर पा रहा है। सो हम इससे ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो काई की वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी और वो 1 से छोटी होगी, तभी ये क्वांटिटी जो आपका μr है, जो आपका रिलेटिव परमेबिलिटी है, ये लेस देन 1 होगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा जो आपका रिलेटिव परमेबिलिटी है वो लेस देन 1 है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, जिसे हम काई से डिनोट करते हैं, वो भी लेस देन 1 होगा और छोटा होगा 1 से। अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये जो सब्सटेंस होता है, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं। क्या होते हैं ये? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं। सो जिससे हमें पता चलता है कि ये क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे हमने लास्ट ग्राफ में पढ़ा था, ये जो आपका लास्ट ग्राफ था, कि जो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, I या M बोलते हैं, वो प्रोपोर्शनल है किसके? मैग्नेटाइजिंग फील्ड के। ठीक है, M जो है आपका H से प्रोपोर्शनल है, ये हमने पढ़ा था, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। M, या फिर आप इंटेंसिटी की बात करते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी I से भी और M से भी हम डिनोट करते हैं। सो हमें ये पता है कि ये इस पे डिपेंड करता है, लेकिन जो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ये टेम्परेचर पे जो है डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, हमने पढ़ा कि टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करता है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, जबकि हमारा क्यूरी लॉ ये कहता है कि जो आपका मैग्नेटाइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके H के, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, या मैग्नेटिक इंडक्शन के, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए टेम्परेचर के। लेकिन हमें ये पता है कि जो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो हम ये कह सकते हैं कि ये क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि क्यूरी लॉ में जो आपका इसका जो आपका मैग्नेटाइजेशन है या मैग्नेटिक इंडक्शन है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए आपका टेम्परेचर के, जबकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता है, यानी इस पे आप टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करते। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम कोई भी एक रॉड ले लेते हैं, ठीक है, जो कि आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बनी है, जो आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बनी है, जैसे कि हमने ये ले ली है, जो आपकी ये ग्रे कलर की रॉड दिख रही है, इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं हमने नॉर्थ और साउथ के बीच में इसको रख दिया है। सो जो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जिसे हमने ऐसे फ्रीली छोड़ दिया है, यहाँ पे इस रॉड को फ्रीली छोड़ दिया है, और थोड़ी देर बाद ये क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है, यानी थोड़ा मूव वगैरह करके ये रेस्ट में आ जाता है। सो बेसिकली जब ये रेस्ट में आता है तो जो इसकी लेंथ होती है, यानी जो लॉन्गर साइड होती है, ये है इसकी लॉन्गर साइड, ठीक है। सो जो इसकी लेंथ होती है, यानी जो इसकी लॉन्गर साइड होती है, वो हमेशा
हमेशा यूनिफॉर्म फील्ड, आपकी फील्ड तो इस तरीके से चल रही है ना, ये देख रहे हो आप, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, रिपेल करती है। सो ये बेसिकली इसके परपेंडिकुलर लाई करता है, इसका जो लेंथ होता है, ठीक है। जो आपकी इसकी लेंथ होती है वो जब आप इसे फ्रीली ऐसे ही छोड़ देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, सो ये फील्ड के परपेंडिकुलर लाई करती है। परपेंडिकुलर मतलब जो आपका ये रॉड है, सपोज ये जो आपकी रॉड है, ये इसकी जो लेंथ है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सो इसको हम बोलते हैं कि ये परपेंडिकुलर लाइन। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। अगर हम किसी डायमैग्नेटिक लिक्विड को एक यू ट्यूब में डालते हैं, ठीक है, जो आपको ये फिगर में दिख रही है, ये एक यू ट्यूब है, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें डायमैग्नेटिक लिक्विड को डाल दिया, यानी डायमैग्नेटिक को लिक्विड फॉर्म में डाल दिया। सो और हमने इसके एक जो लिम्ब है, लिम्ब मतलब जो इसका एक हिस्सा है, एक साइड का जो यू ट्यूब का एक सिरा जो है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हमने मैग्नेट्स लगा दिए, इसको मैग्नेट्स के बीच में रख दिया, और हमने यू ट्यूब में क्या डाला है, डायमैग्नेटिक मटेरियल। जब हम इसमें फील्ड अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमने ये पहले इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। किसको रिपेल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो हमने उसके लिए डायग्राम भी देखा था, जैसे कि ये था कि रिपेल कर रहा है। सो इस प्रॉपर्टी से हमें ये समझ में आता है कि ठीक है, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो उसे रिपेल करेगा। तो जब हम इसे लिक्विड फॉर्म में एक यू ट्यूब में डालते हैं और हम एक मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो लिक्विड है, जो डायमैग्नेटिक लिक्विड है, वो क्या हुआ, जिस हिस्से में आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई वो नीचे हो गया। क्यों हुआ नीचे, क्योंकि हमने ये पढ़ा है या हमने इस प्रॉपर्टी को समझा है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो रिपेल करता है, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। सो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, वो उससे दूर भाग गया, वो नीचे आ गया, ठीक है। सो इससे हमें ये समझ में आता है कि जब हम किसी लिक्विड डायमैग्नेटिक मटेरियल को यू ट्यूब में डालेंगे तो हमें इस तरीके का डिप्रेशन दिखेगा, क्योंकि वो जो फील्ड है, वो जो आपका लिक्विड है, डायमैग्नेटिक लिक्विड है, वो उस फील्ड से रिपेल होता है, दूर भागता है। इस वजह से हमें इस तरीके का ऑब्जर्वेशन होती है। सो अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। तो इसमें हम ये समझेंगे कि जब हम कोई एक डिस्क ले लेते हैं, उसमें हम पाउडर फॉर्म में क्या करते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल को रख देते हैं, जो आपको यहाँ पे ये थोड़ा डार्क कलर में दिख रहा है, ग्रे कलर में आपको दिख रहा है। हम क्या करेंगे, उसके नीचे मैग्नेट्स लगा देंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। और सब पहले जो ये आपके मैग्नेट्स है, जो आपका ये नॉर्थ और ये नॉर्थ और साउथ जो आपके ये मैग्नेट के पोल्स हैं, इनको जब हम पास में रखते हैं, इस डिस्क के पास में रखते हैं, तो हम ये एनालाइज करते हैं या हम ये ऑब्जर्व करते हैं, ये देखते हैं कि जो हमें ये पता है कि जो मैग्नेट होता है उसके पोल में जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, यानी इस हिस्से में जो पोल का हिस्सा होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। और जब हम इसे पास में रखते हैं तो बीच में इस तरीके से हमें कुछ गड्ढा सा दिखता है, और बाकी सारा जितना डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो किनारे पे इकट्ठा हो जाता है, इस तरीके से। ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है। सो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो पोल्स, यानी जहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वहां पे
वो वहां से रिपेल करता है, यानी दूर भागता है। ठीक है, जो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ भागता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इन दोनों मैग्नेट्स को दूर कर दें, ठीक है, हमने पहले पास किया, अब हम दूर कर देते हैं। पोल्स आपको पता है, यहाँ पे ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, हमने ये देखा कि जब हमने इसे दूर करा तो जो ये मैटर यहाँ पे, जो आपका ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया, इस तरीके से बीच में इकट्ठा हो गया, और जहाँ पे इसका पोल है वहां पे ये कम हो गया या दूर भाग रहा है। इन दोनों एक्टिविटीज से हमें इसकी एक और प्रॉपर्टी पता चली कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं या मटेरियल होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ जाते हैं, यानी स्ट्रॉन्गर जो फील्ड होती है, जो स्ट्रॉन्गर क्या होती है, ये फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टूडेंट, मुझे आशा है कि जो मैंने आपको आज पढ़ाया डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, और आपको जो मैंने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में पढ़ाया है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको रिवाइज करिएगा। हम इसकी आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल की, और आगे के जो आपके और मटेरियल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आप इसको रिवीजन करें, पढ़ते रहें, और अब मिलते हैं हम कल नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम आगे इसको डायमैग्नेटिक मटेरियल को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।